हाथ तक हमारा नहीं। इज्जत के नेज़े से हमें दागा जाता है। इज्जत की कमी हमारी ज़बान से शुरू होती है। कोई रात हमारा नमक चख ले तो जिंदगी बेजायका रोटी कहा जाता है। मैं सारा शगुफ्ता, कहने को उर्दू की पहली एंग्री यंग पोएटिस। मेरे बारे में एक शायर की बीवी ने कहा, सारा शायरी तो अच्छी करती है मगर दुपट्टे की सूझबूझ नहीं। अब इतनी ईमानदारी तो मुझ में थी कि कोई नजर आ जाए तो सजदा कर देती। फिर भला सर के दुपट्टे का सजदे से क्या ताल्लुक? बस इतनी सी बात थी जिसमें सारे शहर ने शोर मचा रखा था। एक बैठक में कहा गया, सारा अपने जिस्म में और अपनी शायरी में तमीज पैदा कर। साहब, मैं तो बेज़मीरी लिखती हूँ, इसलिए मेरी नज्म पर सिर्फ बेज़मीरों को बोलने का हक है। फिर एक दिन एक शायर ने कहा, नमाज पढ़ा था। हालांकि उस शायर का कद जाए नमाज से भी छोटा था। फिर एक क्रिटिक बोला, बेटी ये लक्षण ठीक नहीं, और रुमाल से अपनी रान पोंछने लगा। किसी और ने कहा, पिंजाल की मछली है, पर मैं तो बहन कह चुका, अब तुम निपटो। सारा तो मुझसे इश्क करती है, सारा तो आसान शिकार है, सारा तो मेरे साथ सो चुकी है। सोसाइटी के इन आला नस्ली कुत्तों को कोई तो समझाता कि अरे भाई, अगर सारा के साथ सोए भी तो तुमने कौन सा तीर मार दिया। लहू थूकती औरत थाप नहीं, चूड़ियों की चोर नहीं। मैदान मेरा हौसला है, अंगारा मेरी ख्वाहिश। हम सर पे कफन बांधकर पैदा हुए हैं, कोई अंगूठी पहनकर नहीं जिसे तुम चोरी कर लोगे। दरअसल मेरी इब्तिदा बेज़मीरी से शुरू हुई, इसलिए तमाम उम्र ज़मीन तलाश करती रही। एक पनघट पर मेरी माँ और मेरे बाप ने इकट्ठे चलने का अहद किया था, और मेरी माँ अपने घर वालों को बताए बगैर चुपके से अपने रांझे के साथ हो चली। अब माँ का रांझा दूसरी शादी कर चुका था, और मेरी माँ ने पूरी उम्र रोकर गुजार दी। माँ कई बार बारी बारी से हम बच्चों को देखती, मैं खामोशी से कहती, अम्मी, जिसने तेरे साथ 11 बच्चे पैदा किए वो तो कैदो था, तेरा असल रांझा तो तेरे पास अभी आया ही नहीं। लेकिन उस माँ ने सिर्फ रुकना सीखा था, इसलिए हम बच्चों को अपनी भूख में शामिल कर लिया। अब अक्सर चूल्हे में आग को चाटने के लिए कुछ नहीं मिलता, और हमारे घर में आग प्यासी होती चली गई। और आंखों को खामोश करती रहती। जल्द ही वो बर्तन भी बिकने लगे जिन पर मेरे बाप का नाम खुदा था। जो पत्ता माँ बड़े प्यार से हमें खिलाती, और कभी कभार उस औरत को पोसती जिसे मेरे बाप ने हमारे बर्तनों पे लागू कर दिया। कभी कभार पोस्टमैन मनी ऑर्डर दे जाता, और जब एक मनी ऑर्डर से दूसरे मनी ऑर्डर तक का वक्फा इंतजार की हद को पार करने लगा, तो एक दिन माँ दोहरे नकाब में छिपी घर से निकली। लौटी तो उसके एक हाथ में फूलों से भरा दोना था, और दूसरे हाथ में सुई से भी बारीक सुई। हम सब भाई बहन फूल पिरोया करते, उससे भी पेट की आग न बुझी तो एक दिन पड़ोसन ने माँ से कहा, कब तक चूल्हा नहीं दहकेगा, सारे मोहल्ले को तुम्हारे बारे में फिक्र है। मैं ज़कात के पैसे मोहल्ले से इकट्ठे करके लाई हूँ, तू चाहे तो। माँ ने उस दो के बाद बच्चों की तरफ देखा तो छोटी बहन बोली, अम्मी ले लो ना पैसे, मेरा यूनिफॉर्म बन जाएगा। मैं जो चारपाई पे औंधी लेती थी, देखा तो माँ के हाथ में नोट थे।
और वो औरत जा चुकी है। क्या मेरी माँ की कोख महज एक आदत थी? क्या उसमें तिनके भर भी मोहब्बत शामिल नहीं थी? अगर हाँ तो कहाँ था वो जिसमें मेरी माँ अपनी उमंगों की अशर्फियां बेहिचक उठाती रही? हमारा बाप जिंदा था और हम यतीम। मैंने उन तमाम औरतों को याद किया जिन्होंने मेरी माँ की शादी के लिए मीना बाजार से घूंघट, मेहंदी, चूड़ी, टिकली और दुपट्टे खरीदे होंगे और आनंद फानंद मैंने सारे दुपट्टे उतार दिए। अपनी माँ की तरह मुझे भी घर की तलाश थी। 4 बार मेरी शादी हुई, 4 बार मैं पागल खाने गई, 4 बार मैंने खुदकुशी की कोशिश की, नाकाम कोशिश, और 4 किताबें इस लफजमारी के हाथ लगी। पहली बार दुल्हन बनी तो 14 बरस की थी और 3 साल में 3 बच्चे जने। मैं बुर्का ओढ़े, 2 बच्चों की उंगली थामे, एक बच्चे पे बुर्का डाले सब्जी खरीदने जाया करती, एक बच्चे को दूध पिलाती और बाकी 2 बच्चों को डांटती। अब तुम रोटी चबाने लायक हो चुके हो। अब मैं सबसे यूं खरीदती कि चवन्नी बचे रहे। जब बहुत सारी चवन्नियां जमा हो गई तो मैंने 9वीं क्लास की किताबें खरीद ली और पढ़ना शुरू कर दिया। 9वीं पास की तो शौहर के मार के बावजूद फैमिली प्लानिंग में सर्विस कर ली। अब मैं बच्चों को देखती, घर का काम करती, नौकरी पर जाती और फिर बच्चों को सुलाकर मैट्रिक की तैयारी करती। एक रोज मेरे घर मेरी भांजी आकर रुकी। उस वक्त मेरा छोटा बेटा 7 दिन का था। वो रात, आधी रात को दूसरे कमरे से चीख उभरी, आंटी, आंटी। मैंने देखा मेरा शौहर मेरी भांजी पे चढ़ा हुआ है और मेरी भांजी उसके चंगुल से निकल भागने के लिए हाथ पर पटक रही है। मैं दौड़कर अपने कमरे में गई, अपनी 1 साल बेटी को उठा लाई और कहा, सोना है तो अपनी बेटी के साथ सो। अपनी माँ की तरह मुझे भी घर की तलाश में सिर्फ ईंटें ही नसीब हुई। उसी रात मुझे तलाक हो गया। मेरा शौहर जब पहली बार मुझसे बच्चे छीन कर ले गया था मियाँ वाली, तो मैं हद से ज्यादा परेशान थी। अकेले मियाँ वाली जा पहुंची। अनजान रास्ते, अजीब तरह के लोग और मेरे पास एड्रेस तक नहीं था। बस इतना पता था कि चश्मा बेराज के करीब घर है। मैं चश्मा बेराज के किनारे खड़ी हो गई और कहने लगी, ऐ बेराज, तू तो मेरे साथ है ना? आज मेरे लिए तुम दुआ कर ला। आज मैं कोई दुआ नहीं मांगूंगी। माएँ दुआओं से बड़ी होती हैं। बड़ी मुश्किल से घर मिला। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से शौहर साहब निकले। कुतिया, तू यहाँ भी पहुँच गई? हाँ यजीद, मैं यहाँ भी पहुँच गई। किस लिए आई है? मुझे मेरा हक़ मेहर दे और मेरे बच्चे वापस कर। तू इस लायक कहाँ कि तुझे हक़ मेहर दिया जाए? और रहे बच्चे, तो उन्हें देखने का तुझे हक भी नहीं। देखना, मैं हक़ मेहर भी वसूल करूंगी और बच्चे भी ले जाऊंगी। मैं फिर आऊंगी। शौहर ने जो मकान मेरे नाम किया था उसे बड़ी दुश्वारी से खाली करवाया और 1 लाख रुपए में बेच लिया। रकम ब्रीफकेस में रखी और मियाँ वाली का टिकट कटवाया। हवाई जहाज में सिर्फ 1.5 घंटा लगा। मियाँ वाली पहुंची, दरवाजा खटखटाया। उसने कहा, अंदर आ जा। रकम मैं एक होटल में रखाई थी। मैंने कहा, शौहर साहब, मैंने तुमसे दुगना हक़ मेहर वसूल कर लिया है। वो मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ और जैसे ही मैंने आंगन में कदम रखा, 2 आदमी मुझ पे झपट पड़े। दोनों के हाथ में राइफल थी। शौहर ने कहा, रकम कहाँ है? मैंने कहा, रकम ले लो और बच्चे दे दो। शराफत से रकम दे दो वरना गोलियों से भून डालूंगा। मेरे बच्चे आसपास ही घूम रहे थे लेकिन मैं उन्हें छू नहीं सकती थी। इतने में राइफल ताने आदमी की आंख जरा सी झपकी और मैं डरजनाते हुए बाहर भागी। मैं खुले सर नंगे पांव मैदान में बेतहाशा भागी जा रही थी और बंदूकों की धाए धाए लगातार मेरा पीछा कर रही थी।
एक गोली तो मेरे कान को छूकर गुजरी। इतने में एक जीप रुकी और किसी ने मुझे उठाकर गाड़ी में फेंक दिया। मैं रोए जा रही थी कि अचानक मेरे सर पे किसी ने हाथ रखा। मुझे बचाने वाला एक मेजर था। मेरी राम कहानी सुनने के बाद उसके मुंह से बस इतना निकला, बेटी तुम क्यों जलील होती हो? हम देहाती लोग औलाद से ज्यादा इज्जत को अहमियत देते हैं। इज्जत इज्जत इज्जत। मैं माँ के घर नहीं गई, बल्कि पड़ोस में एक बेवा औरत का कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। मैं रोज घर की झिरी में से झांककर अपने बच्चों को देखकर वापस आ जाती। अपने ही बच्चों को देखने के लिए ताक झांक करना मुझे अपनी ममता की तौहीन लगती, तो कभी कभार मैं खुद ही उनसे मिलने चली जाया करती। एक बार एक बच्चे को बहला फुसलाकर अलग कमरे में ले गई और कहा, बेटा मुझे एक बार माँ कह दे, बस एक बार। लेकिन उसने मुझे माँ नहीं कहा। मेरा हर अजाब जमीन पर बहता रहा। मैं 3 इंसान जनने के बाद भी अकेली थी। 2 साल तक यही चक्कर चलता रहा। फिर मैंने केस लड़ा और 2 साल तक कटहरे में जाकर खड़ी होती रही। एक कटहरे में मैं और दूसरे में बच्चों का बाप खड़ा था। बच्चों का बाप चिल्लाया, जज साहब मेरी बीवी बदचलन है, बदकिरदार है, दूसरे मर्दों के साथ घूमती फिरती है। मैंने कहा, जज साहब ये आदमी बिल्कुल सच कह रहा है। मैं आवारा भी हूँ और बदचलन भी, इसलिए इकबाल करती हूँ कि ये बच्चे इस आदमी के नहीं हैं। अदालत मुझे इस बात की इजाजत दे कि मैं बच्चों को उनको असल बाप तक पहुंचा सकूं। सो फैसला मेरे हक में हो। मैं पुलिस के साथ गई और बच्चे बरामद करके कराची भेज। इतने अरसे में बच्चे बाप से मानूस हो चुके थे, उसे याद करते थे। मुझे भी दुख होता था। खैर कुछ दिनों बाद वो मुझसे भी मानूस हो गए और मैंने स्कूल में उनका दाखिला करा दिया। खुद मीना बाजार में रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोल ली। अब बच्चे स्कूल से दुकान पर आ जाते और मैं उन्हें वहीं पढ़ाया करती। एक रोज मेरे दरवाजे पे बच्चों का बाप आया। उसे बच्चों से मिलने से मना कर दूं ये मेरे दिल ने गवारा नहीं किया। मैंने उसे ऊपर फ्लैट में बुला लिया और बच्चों को उसके साथ कमरे में तन्हा छोड़ दिया। चाय देने गई तो उसके हाथों में कुरान था। उसने कुरान पर हाथ रखकर कहा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए बच्चे मुझे दे दो, कुछ दिनों बाद उन्हें वापस ले आऊंगा। देखो मेरे हाथ में कुरान है, झूठ नहीं बोलूंगा। फिर भी कानूनी तौर पे कुछ करना चाहो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जब तुमने कुरान उठा ही लिया है तो मुझे कुछ और नहीं करना। मैं खुद अपने बच्चों को जहाज में सवार करने गई और उन्हें अलविदा कहा, जाओ तुम्हें खुदा के हवाले किया। कई माह गुजर गए लेकिन मेरे बच्चे वापस नहीं लौटे। माह से साल, साल से 2 साल और फिर कई साल। इस बार इंसान ही नहीं बल्कि कुरान का भी इम्तिहान था। जब अदालत में खुद को बदचलन बदकिरदार कहा था तो मेरे और शौहर के बीच कुरान था, और जब मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए गए तब भी मेरे और शौहर के बीच वही कुरान था। मैं जब भी अपने बच्चों का नाम लेती मुझे कुरान याद हुआ था और मेरी कोख में दर्द होने लगता। आदिवासियों के दरमियान हर बच्चे को एक कहानी सुनाई जाती है कि आसमान में जो बादल गरजते हैं उनमें दरअसल छोटे छोटे बच्चों की रूह कैद होती है। ये बच्चे बादलों में बिलखते हैं और जमीन पर देखते रहते हैं कि उन्हें किसी माँ की कोख कब मिलेगी। मेरे कबीले की कोख से जब सिर्फ चीख पैदा हुई तो मैंने गोद से बच्चा फेंक दिया और चीख को गोद में ले लिया। मेरे कबीले की कोख से जब सिर्फ चीख पैदा हुई तो मैंने गोद से बच्चा फेंक दिया और चीख को
गोद में ले लिया। मैंने फिर से फैमिली प्लानिंग में सर्विस करी। मैं बहुत बानमाज हुआ करती थी। घर से ऑफिस तक का रास्ता बड़ी मुश्किल से याद किया था। मेरे साथ फैमिली प्लानिंग में एक शायर सर्विस करता था। मुझे बस इतना पता था कि शायर लोग बड़े आला किस्म के लोग हुआ करते हैं। एक शाम शायर साहब ने मुझसे कहा, आपसे एक जरूरी बात करनी है। फिर एक रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई। शायर ने कहा, शादी करोगी? हालांकि उसकी हालत मुझसे बेहतर नहीं थी। सच तो ये था कि मैं रोटी से ज्यादा इंसान की तलाश में थी और दूसरी मुलाकात में मैंने हाँ कह दी। अब काजी को देने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने कहा, आधी फीस तुम कर्ज ले लो, आधी मैं ले लेती हूँ। चूंकि मेरे घर वाले शरीक नहीं होंगे, इसलिए मेरी तरफ से गवाह भी तुम ही लेते आना। मैंने अपने एक दोस्त से कपड़े उधार मांगे और निकाह हो गया। अब काजी साहब ने फीस के अलावा मिठाई का डब्बा भी मंगा लिया। सो हमारे पास कुल 6 रुपए बच गए। अपने झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते जेब में मुबलिक 2 रुपए पड़े थे। मैं लालटेन की रोशनी में घूंघट काढ़े बैठी थी। शायर ने कहा, 2 रुपए होंगे? बाहर मेरे दोस्त किराए के बगैर बैठे। तो वो 2 रुपए भी चले गए। कुछ दिनों बाद फरमाया, हमारे यहाँ बीवियां नौकरी नहीं करती। तो नौकरी भी गई। घर में रोज पढ़े लिखों की महफिल सजती। लोग इलियट की तरह बोलते, सुकरात की तरह सोचते। रोज घर में फलसफे पकते, शायरी बखारी जाती। दाई जाने बैठा शख्स फरमाता, जनाबे मन, फ्रॉम मंडेन टू सबलाइम हमारी रिवायत रही है। बाई तरफ बैठे हजरत पे फौरन हाल तारी हो जाते। अब देखिए अमीर खुसरो ने क्या ख्याल बांधा। कहते हैं, शबान हिजरा दराज चूसुल, शबान हिजरा दराज चूसुल, यानी जुदाई की रात इतनी लंबी जितनी की तुम्हारी जुल्फ, और रोज़े वसलत चू उम्र तोता, यानी मिलन के दिन इतने छोटे जितनी की हमारी उम्र। बीच में बैठे हमारे शौहर साहब फौरन मिसरा पूरा करते और पूरी महफिल वाह 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 की गूंज से गर्म हो जाती। मैं बेचारी इल्म और दानिश की रोशनी से चुंधियाई हुई, कभी दाएं देखती कभी बाएं देखती। अमीर खुसरो की कदम बोसी के लिए सर झुकाती कि फौरन हुक्म होता, सारा जाओ चाय बना लाओ, और मैं सब लाइन टू मंडेन के सफर पे भेज दी जाती। रोज रोज की वाह पास पड़ोस को नागवार गुजरने लगी। चुनाव झोपड़े से भी निकाल दिए, वो भी किराए पर थी। एक आध मकान किराए पर लिया गया। मैं चटाई पे लेटी दीवारें गिना करती और अपनी जहालत पे चलती बुनती रहती। मुझे 7वां महीना हुआ। बहुत दर्द हो रहा था, मगर बर्नार्ड शाह के चेले के लिए कोख के दर्द के कोई माने नहीं था। उसे तो बड़े बड़े दर्द थे, वो मुझे उसी हालत में छोड़कर चला गया। जब दर्द और बढ़ गया तो मकान मालकिन मेरी चीखें सुनकर दौड़ी चली आई और मुझे अस्पताल छोड़ आई। मेरी कोख में बेपनाह दर्द और हाथों में मुबलिक 5 रुपए थे। थोड़ी देर बाद लड़का पैदा हुआ। बहुत सर्दी थी, मगर बच्चे को लपेटने के लिए तौलिया तक न था। डॉक्टर ने मेरे बराबर बच्चे को स्ट्रेचर पे लिटा दिया। 5 मिनट, बस 5 मिनट के लिए बच्चे ने आंखें खोली और कफन कमाने चला गया। मेरे जिस्म में आंखें भरी हुई हैं। सिस्टर मुझे वार्ड में लिटा गई। मैंने सिस्टर से कहा, मुझे घर जाना है, घर में किसी को मालूम नहीं। सिस्टर ने जवाब दिया, तुम्हारे बदन में जहर फैलने का डर है, चुपचाप बिस्तर पे लेटी रहो, और जब तक तुम्हारा घर वाला फीस के पैसे नहीं दे देता तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन अब आराम तो कहीं भी नहीं था। मैंने कहा, वो नहीं आएगा, मैं फीस के पैसे लेकर आती हूँ। तुम्हारे पास मेरा मुर्दा बच्चा अमानत है, भागूंगी नहीं। और मैं सीढ़ियों से उतर गई। घर पहुंची तो मेरी छातियों से दूध बह रहा था। ममता के उस सफेद लहू को मैंने गिलास में भरकर रख दिया। इतने में शायर और उसके दोस्त तशरीफ लाए। मैंने शायर से कहा, लड़का पैदा हुआ था, मर गया। उसने सुना, दोस्तों को बताया और कमरे में 2 मिनट की खामोशी।
तीसरे मिनट फिर वही फलसफे, वही शायरी। तो नोट रियली अम्मा फ्राइड के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उनको क्या कहते हैं सुना है तुमने? ये सुनो इस फेक शादी ने क्या कहा? क्या बात कही? ये बातें तो मैं रोज सुनती थी, लेकिन आज लफ्ज कुछ ज्यादा ही साफ सुनाई दे रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे फ्रॉइड, रोम्बो, शेख सादी, वारस शाह सब के सब मेरी कोख से मेरा बच्चा नोच रहे हो, और मैं वहां से एक चीख की तरह निकल गई। अपनी एक दोस्त के यहाँ पहुंची, उससे 300 रुपए कर्ज मांगे। उसने दे दिया और पूछा, तुम्हारी तबीयत खराब है? बस जरा सा बुखार है, मैं रुक नहीं सकती, पैसे किसी को देने हैं। अस्पताल पहुंची, बिल 295 रुपए का था। अब मेरे पास फिर से एक मुर्दा बच्चा और हाथ में 5 रुपए थे। मैंने डॉक्टर से कहा, आप लोग चंदा इकट्ठा करके बच्चे को कफन दे दें और जहां जी चाहे उसकी कब्र बना दें। उसकी असली कब्र तो मेरे दिल में बन चुकी थी। नंगे पैर सड़क पर दौड़ती हुई बस में सवार हुई। कंडक्टर ने सोचा होगा कि शायद किसी सदमे की वजह से मैं ऐसी हो रही हूँ। उसने मुझसे टिकट नहीं मांगा। बस से उतरी और आखिरी 5 रुपए कंडक्टर के हाथ में थमा दिए। घर पहुंची तो गिलास में दूध रखा हुआ था, कफन से भी ज्यादा उजला। मैंने अपने दूध की कसम खाई, शेर लिखूंगी, शायरी करूंगी कि शायद कभी अपने बच्चे को कफन दे सकूं। और दूध बासी होने से पहले ही मैंने एक नज्म लिखी। घर से डरी हुई औरत कहीं ना कहीं तो चलती है, हाँ पेड़ काटे या उम्र। मैंने कर्ज लेकर एक इंडस्ट्रियल होम खोला, चूंकि शायर साहब की तनख्वाह को कभी देखा नहीं था। सोचती थी इस गीले ईंधन के साथ दिन गुजार दूंगी कि अचानक एक दिन एक वाकया पेश आया। शौहर साहब घर आया और अपने एक दोस्त से मिलवाया। यह है सारा, मेरी बीवी। अब तो ये भी शायरी करती है। मैं काम से फारिग होकर शाम को घर आती और जल्दी से नज़में सोचने बैठ जाती, इससे पहले कि दूसरे शायर अदीब आ जाए, क्योंकि उनके आने के बाद लफ्जों की चिंगारी से एक दूसरे को दागा जाता है। एक रोज दोस्त साहब मेरे कमरे में आ गए अकेले और कहने लगे, आपसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन पहले आप कसम खाएं कि बुरा नहीं मानेंगी। बहुत जिद के बाद मैंने कसम खा ली। दोस्त साहब ने फरमाया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे काटो तो खून नहीं। बड़ी मुश्किल से कह पाई, मैं शादीशुदा हूँ, आइंदा मुझसे ऐसी बात नहीं करना। खैर बात टल गई। मेरी एक दोस्त थी, वो भी हमारे घर आया करती थी। वो हजरत की निगाह भाग गई। एक दिन मुझसे मजाक में कहने लगी, सारा तुम्हें वो शायर कैसा लगता है? मैं भी मूड में थी, हंसकर कहा, अच्छा है, खूबसूरत और स्मार्ट है। फिर इधर उधर की बातें होने लगी। एक रोज मैं काम से वापस आई तो मेरे शौहर शायर का चेहरा उतरा हुआ था। 2 शायर भी मौजूद था। थोड़ी देर में कुछ और लोग भी जमा हो गए। मैं कुर्सी पर बैठी ही थी कि मेरे शौहर ने कुरान मेरे हाथ में रख दिया और कहने लगा, तुम्हारे हाथों में कुरान है, उम्मीद है सच बोलोगी। मैंने कहा, कुरान ना होता तब भी सच्ची बोलती। क्या तुमने अपनी दोस्त से कहा था कि दूसरा शायर अच्छा है, खूबसूरत और स्मार्ट है? हाँ मैंने कहा था। मैंने तुम्हें तलाक दिया। तलाक तलाक तलाक। तुम मुझे तलाक दे चुके? हाँ दे चुका। तो सुनो, कुरान पे हाथ रखकर कहती हूँ कि तुम्हारे इस दोस्त के साथ मेरा कोई नाजायज ताल्लुक नहीं है। इस घर के 2 दरवाजे हैं, एक से तुम बाहर निकल जाओ या दूसरे से मैं निकल जाती हूँ। वो फौरन मेरे कदमों में गिर गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें थूक चुकी हूँ, अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। इसी चक्कर में रात के 2 बज गए। 2 शायर भी बैठा हुआ था। मैं कमरे में चली आई, तभी कमरे में पहला शायर है, शौहर शायर, और गिड़गिड़ाने लगा। मैंने उसे कमरे से निकाल दिया।
फिर दूसरा शायर आया, दोस्त शायर। मैंने उसे भी कमरे से निकाल दिया। आग की तलाश में मेरे कई चिराग बिछड़ गए। वफादारी की गलियों में कुतिया कम और कुत्ता ज्यादा मशहूर है। मैंने एक अलग मकान किराए पर लिया और अकेले रहने लगी, मगर दूसरे शायर से पीछा नहीं छूटा। वो कहता, मेरी वजह से तुम्हारा तलाक हुआ है, मुझसे शादी करो वरना जान दे दूंगा। पहले मेरे मकान के नीचे धूप में खड़ा रहता, कभी इसके पास जाता, कभी उसके पास कि सारा से मेरी शादी करा दो। एक रोज मैंने उसे बुलाया, बहुत समझाया कि अब मेरा शादी का कोई इरादा नहीं, लेकिन वो नहीं माना। मैंने उससे इतना तक कहा, अगर चाहत है ही तो शादी की क्या जरूरत है, लेकिन वो अड़ा रहा। आखिर एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या तुम शादी किए बगैर नहीं मानोगे? उसने कहा, हरगिज नहीं। तो जाओ सारे शहर में कार्ड छपवा कर बंटवा दो और परसों बारात लेकर आ जाओ। तो साहब, कार्ड भी छप गया, बारात भी आ गई, शादी हो गई। लगाए बैठी हो, मेरे कमाने लड़के को फांस लिया। मैंने खामोशी से टीका उतार कर रख दिया और दूसरे कपड़े पहन लिए। शादी के पहले रोज शायर साहब ने हुक्म सुनाया, तुम अकेली बाहर आ जा नहीं सकती, ये हमारे घर का दस्तूर है। मुझे पड़ोस तक भी जाने की इजाजत नहीं थी। हर आने जाने वाले पर शक किया जाता। मैं सारा दिन घर का काम करती, फिर भी 6 नंदे दिन रात मुझे गालियां देती रहती। अरे सारा, मेरी चाय का कौन बोल रहा है? दरवाजा खोल, देख कोई आया है। लगा रही हूँ, कि नहीं लगा रही हूँ, मुझे मत कहिए। ठीक कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। तेरी अम्मी को बुलाऊं क्या? एक रोज सास ने मुझसे कहा, तूने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। मैंने कहा, बिल्कुल फिक्र न करें, मैं आपको आपका बेटा वापस कर दूंगी। मैंने शाम को सबको इकट्ठा किया और शौहर साहब से कहा, मुझे इसी वक्त तलाक चाहिए। दरवाजे में ताला डाल दिया गया। अंदर वो मुझे छूता तो लगता है जैसे मेरे बदन में कोई जंजीर उतर गई हो। बाहर जा नहीं सकती थी, उस मनमानुस ने मेरे पाँव चाट चाट के कागज कर दिए थे। मैं फिर उम्मीद से हो गई। लगा जैसे मेरी रगों का सारा खून कीचड़ हो गया और ये कीचड़ मेरी रूह को भी नापाक कर रहा था। मैंने एक सादे कागज पे लिखा, मैं बच्चा गिरवाने जा रही हूँ। और सुबह 5 बजे दीवार फुलाकर कर एक लेडी डॉक्टर के पास पहुंची और बच्चा जाया करवा दिया। मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ गया, सारा दिन बिस्तर पे पड़ी रही। शाम को होश आया तो घर लौटी। इतने में नंदू ने पूरे मोहल्ले में शोर मचा दिया था कि बहू भाग गई। शौहर ने फिर इतना मारा कि बदन पे नील पड़ गए। वो बुलडॉग कहने लगा, पहले मेरे बूट पॉलिश कर, फिर चाय बना कर लाओ। मैंने जूते पॉलिश किए, चाय बनाई और बेहोश हो गई। मैं जो चौराहे पे खड़ी अपनी कमान की तरफ लौटना चाहती हूँ, वो जो लहू में फंसा कुछ और जीना चाहता है, साया जैसे किसी दीवार के साथ शामिल हो गया हो, पानियों में जैसे अलंग ठंडे हो रहे हो। तुम कि शाम के सूरज से धूप चुराते हो, मैं कि सुबह की रात भी चुरा लेती हूँ। और थका मांदा सुबह का तारा जब सारे आसमान। शेर लिखना होता तो टॉयलेट में घुस जाती और मेरा शौहर कहता, देखो इतनी बड़ी शायरा मेरे जूते साफ कर रही है। उसी घर में पहली बार जाना कि पागलपन का दौरा किसे कहते हैं। ऐसे एक दौरे से निपटी थी कि सास से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस किए जा रही हूँ। मैं भी माँ हूँ, इसलिए माँ के दुख को जानती हूँ। और मैं दरवाजे से बाहर निकल गई।
ईंट हाथ आती, दीन, ईमान, मजहब, अदब सब मेरे लिए महज हंसने हंसाने वाले बोल थे। साए की खामोशी सिर्फ जमीन सहती है, खोखला पेड़ नहीं या खोखली हंसी नहीं। एक बार यूनिवर्सिटी के कुछ शायर नुमा लड़कों ने कहा, सारा साहिबा आपके एजाज में बैठक है। गई तो एक अकेला कमरा और एक तन्हा लड़का। कहने लगा, इतने लोगों के साथ सोई है, एक रात मेरे साथ भी सो ले। मैं इन शब्दों को जवाब तो दे देती, लेकिन मैं अंदर ही अंदर खामोश होती जा रही, सादे कागज से भी ज्यादा खामोश। जीते जी सिर्फ एक इंटरव्यू छपा और मुझे गुनाहों की नफ़रत मिल गई। कहीं मेरा जिंदगी नामा छप जाता तो कयामत के रोज अकेली कब्र के लिए अकेला खुदा होता, कि कहीं फरिश्ते मेरी लपेट में ना आ जाए। लिखने की वजह से घर वाले नफरत करते, कहते तुम खानदान की मिट्टी पलीत कर रही हो, आए दिन पर्चों में, अखबारों में हमारी स्याहियां दोहराती रहती हो। जिंदगी की छांव में कोई सूरत नहीं है। घर में कोई मेहमान आ जाए तो अम्मी जल्दी से रस्सी चुनने लगती और फिर मेरे लफ्ज आग की नजर हो जाते। दरिया समंदर बन जाता है, मेरा नहीं बनता। खानदान की लड़कियों को मेरे साथ अकेले बैठने की इजाजत नहीं थी कि सारा शगुफ्ता आजादी का भेस ओढ़े फिरती है, कहीं बच्चियों पे इसका रंग न रह जाए। नींद आंखों से भर गई है। नफरत की धज्जियों से भरी आंखें जब मुझे देखती तो मैं अपना दिल पढ़ने लगती। मैं सैकड़ों चेहरों की नफरत से रंगी हुई हंसी हंस रही थी। मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर आंखें जलाती है, मैं हाथों से गिरी हुई दुआ। माँ के आंसू अब जमीन पर गिरने लगे हैं और लोग हंसने लगे हैं। मेरे पास और भी मौत के 7 रोज हैं। अलविदा क्या ऐसी होती है कि मेरा हाथ थमने वाला है। मेरी कमीज के धागों से दास्तानें लिखी जाएंगी। रोना मत, मेरा लहू बहुत उदास था। जब आदमखोरों की ऐसी भीड़ आपके पीछे लगी हो, जिनके होठों पर आपके लिए गालियां और हाथों में चाकू हो, तो बचाव की शायद सिर्फ 3 सूरतें होती हैं, मस्जिद, कुआं या पागल खाना। मस्जिद तो मुझे भेजा नहीं जा सकता था, कुएं में डाली नहीं जा सकती थी कि माओं के लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए मेरी अम्मी मुझे पागल खाने ले आई, कराची के मेंटल हॉस्पिटल, ताकि डॉक्टर मेरे होशो आवाज का इलाज कर सके। जब मुझे होश आया तो देखा एक औरत जंजीरों में सहमी बैठी है, दूसरी औरत की आंखें हवा में टंगी है, तीसरी औरत की घड़ी से वक्त गिर गया है। एक औरत लगातार चीखे जा रही थी, मेरा इज़ार बंद मत खोलो, मेरा इज़ार बंद मत खोलो। दूसरी औरत, मैं पागल नहीं हूँ, मेरी जायदाद पे कब्जा करने के लिए मुझे यहाँ छोड़ा गया है, मुझे बाहर निकालो। एक और औरत ने बताया, मेरा शौहर डल्ला है, मुझसे पेशा करवाता है। पुलिस वालों ने पकड़ लिया, हवालात पे 10 पुलिस वालों ने मेरे साथ मुंह काला किया। एक कुंवारी लड़की ने कहा, मोहल्ले के गुंडे ने मुझे अगवा किया और रात भर 5 मर्द मुझे लूटते रहे। एक पढ़ी लिखी लड़की थी, वो और मैं अक्सर साथ साथ रहते। मैं पहले उससे बातें किया करती। एक खास वक्त पे म्यूजिक लगा दिया जाता, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। धुन बजती ही वो लड़की नाचने लगती, फिर मैं उठती और उसके साथ नाचने लगती, फिर तमाम औरतें हमारे साथ नाचने लगती। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद
आजाद हूँ दुनिया के चमन में। एक दिन नाचते नाचते मेरी दोस्त रोने लगी। मैंने पूछा क्यों रो रही हो? उसने बताया उसे एक से मोहब्बत थी, उसने घर छोड़ा, बच्चा छोड़ा और उसके आशिक ने उसकी तस्वीरें उतारी और उससे स्मगलिंग कराने लगा। ये कहकर वो एक पल के लिए चुप हुई और फिर एक भरपूर ठट्ठा लगाया और नाचने लगी। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्ती गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। एक बड़ी बी ने कहा मेरा बेटा मेरे साथ जबरदस्ती सो गया। एक और ठट्ठा, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्ती गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। कोई औरत शोर मचाती तो उसे बिजली के झटके दे दिए जाते। हम जनरल वार्ड में थे, इसलिए हमारी कोई चीज महफूज नहीं थी। कोई किसी के फल खा लेता तो कोई किसी के कपड़े पहन लेता। यहाँ तक कि मेरी सिगरेट भी मुझ तक नहीं पहुँच पाती। अरे नाजियों, मेरी सिगरेट कहाँ है? इन नाजियों ने मुझ पर सिगरेट हराम कर रखी थी। अजीब दहशत भरा समा रहता, हर वक्त लड़ाई झगड़ा मारपीट चूतम पैजार, न कोई पूछने वाला न कोई सुनने वाला। बड़ी मुश्किल से मैंने कागज कलम हासिल किया और मैं फिर से लिखने लगी। इस बार अपने बारे में नहीं बल्कि उन औरतों के बारे में। मेरी औरतें इंसानी खुराक। इंसाफ के सदके जब मेरी छुट्टी हुई तो मैं बहुत रोई। मेरी औरतें मुझसे बिछड़कर फिर पागल खाने में रह गई। सलाखों का ताला खोला गया और मैं दरवाजे के बाहर। सारी औरतें मुझे देखने लगी जैसे कह रही हूँ, सारा अब तुम असली पागल खाने में जा रही हो। पागल खाने से आए हुए 2-4 रोज ही गुजरे थे कि अम्मी ने कहा, नी कुड़िए, डॉक्टर ने दस्या है कि तेरा ब्याह कर देता जावे तो तू ठीक हो जाएगी। यही तेरा इलाज है। ब्याह? मेरी तो आवाज भी काली पड़ गई। नहीं बेबे, मेरे जिस्म पिछू तेरी कोकली छानी जोंदी। एक रोज अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। मैं उनके पाँव दाब रही थी। मैंने अचानक अम्मी से कहा, गुड़ता तू रोजी बीमार रहने लगी है। तेनू देख देख के कली कुड़ी सड़कों से फिरती रहती है, कित्थों जाती है कित्थों आती है। मैनू बहुत रोना आता है कुड़िए। बेबे, जे मैं तेरा कहना मन लवा था मैं चंगी भली हो चुकी। तेरे करके तो मैं मर भी नहीं सकती। मेरा कहना मन ली कुड़िए। एक मुंडा है, माना शक्ल सोड़ा नहीं, पढ़िया लिखा नहीं, पर इन पढ़िया लिखा ने तेन दुख सिवाय की दिखता ही। और मैं फिर एक बार हराम से हलाल हो गई। शादी के पहले रोज उसकी खाला बोली, बेटी अब तुम हमारी इज्जत हो, लखपति घराने की बहू हो, खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं रहेगी। रहा ये तुम्हारा पागलपन तो ये सब बहानेबाजी है। असली दूध मक्खन पेट में जाएगा तो दिमाग भी दुरुस्त हो जाएगा। मैंने ये सारी बातें मान ली, लेकिन मुशायरों में जाना बंद, अखबारों में लिखना बंद, लोगों से मुलाकात बंद। यहाँ तक कि घर में भी मेरे लिखने पढ़ने पर रोक लगा दी गई। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मैंने कहा डॉक्टर के पास ले चलो। हजरत बोले, हमारे यहाँ डॉक्टरों का रिवाज नहीं है। इस तरह मेरी दवा भी बनी। मैंने पड़ोस के बच्चे से दवा मंगाकर खाई, लेकिन बेचैनी इतनी ज़्यादा थी कि दवा भी बेअसर साबित हो गई। मैं बाहर निकलकर टहलने लगी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। जनाब ने जो मेरी हालत देखी तो पूछा, नशा करती हो क्या? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरी बीवी नशेड़ी होगी। ये दवाएं डॉक्टर ने लिख कर दी है, नशे की टिक्कियां नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मुझे मालूम नहीं जो तुम बाथरूम में छुपकर सिगरेट पीती हो? हमारे यहाँ औरत सिगरेट पिए तो उसे गोली मार दी जाती है। बढ़िया इशारा, हर वक्त जेवर पहना कर इसी से इज्जत होती है। 15 रोज तो मैं खामोश रही। 16वें दिन, सुनो जागीरदार, तुम लखपति हो चाहे करोड़पति, अपनी हरकतें ठीक करो, वरना तेरा लिखना पढ़ना तुझे आधी रोटी भी नहीं खिला सकता। 25 रोज बाद
मैं जा रही हूँ। जमीन मेरी थकन से छोटी है, लगाम सफर से ज्यादा है, सो बेइरादा है। जब हमारे गुनाहों पे वक्त उतरेगा, बंदे खड़े हो जाएंगे। तुम दुख को पैबंद करना, मेरे पास उधार ज्यादा है और दुकान कम। आंखें दो जुड़वा बहने, एक मेरे घर ब्याही गई, दूसरी तेरे घर। हाथ 2 सौतेले भाई, जिन्होंने आग में पड़ाव डाल रखा है। इंडिया, दिल्ली, कुतुब मीनार, कॉफी हाउस की छत और अमृता प्रीतम, कैसे कैसे खुदाज पौधे मेरे ख्यालों को सहरा रहे थे। मेरी दोस्त, मेरी बहन, मेरी हमसफर अमृता ने इश्क की हर रस्म पूरी की और दुनिया का कोई रिवाज नहीं माना, फिर भी रुस्वा न हुई। उसे तो ज्ञानपीठ के एजाज से भी नवाजा गया। कॉफी हाउस में जमा होने वाले चेहरों पर आजादी की धूप चमकती थी। आजादी जो किसी खुदा ने नहीं, बल्कि इंसानों ने खुद अपने लिए तराशा था। तस्वीरें, पैसे, मजाकरे, हर तरफ ऐसा खुलापन जैसे दुनिया के तमाम दरीचे खोल दिए गए। मैं इस खुलेपन में सांस भरती हुई अपनी कब्र का हब्स याद करती। 22 दिन लाहौर किला में कैद रही। जुर्म यह था कि मुझे डेमोक्रेसी पसंद है। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। वहाँ सजाएं बहुत सख्त थी, चिट्ठियाँ सेंसर होती। मुझे पता था मेरी किताब इंसानी कुरान छपने के बाद मेरी सजा फांसी से कम नहीं होती, लेकिन किसे परवाह थी। वैसे भी एक एक दिन में न जाने कितनी बार सूलियों पे चढ़ाई जाती थी। ये बंदे बदन और रूह दोनों को तबाह कर रहे थे। इसलिए जब मैंने अपनी किताब आंखें मुकम्मल की तो बाजार से जहर खरीद लाई। इस रात अम्मी ने चाय ला कर दी तो चाय के साथ जहर भी पी लिया। एक छोटा सा खत लिखा, मैं खुदकुशी कर रही हूँ, इस दुनिया को थूक देना चाहती हूँ। खत अम्मी को दिया तो अम्मी चौंक पड़ी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। जहर खाने के बाद देर रात तक अम्मी से बातें करती रही और फिर मैं बेहोश हो गई। घर वाले जिन्ना अस्पताल ले गए। 4 दिनों बाद होश आया तो देखा वही जमीन, वही आवाजें, वही सन्नाटा। मेरे आसपास पुलिस वाले खड़े थे, पूछने लगे तुम्हें किसी ने जहर दिया या खुदकुशी की। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, अम्मी ने पागल खाने का सर्टिफिकेट दिखा दिया। बोली मैं तो पागल है। मैंने अम्मी को बहुत दुख दिया। मेरे लफ्ज़ उसके लहू के कतरे कतरे को तड़पाते थे और मैं अखबारों में, रिसालों में, मुशायरों में वाहवाही कमाती रहती थी। मैं अम्मी की कोख का जहर थी जो उसकी हड्डियों तक पहुंच चुका था। और एक दिन इसी जहर से मेरी माँ मर गई। अम्मी अपनी मौत नहीं मरी। मैंने उन्हें कत्ल किया अपनी खुददारियों से। उसकी आखिरी आंखों में मेरा पछतावा था। जब अचानक अम्मी का हार्ट फेल हुआ तो एहसास हुआ कि अब मैं ना माँ वाली रही ना बेटी वाली। एक माँ थी जो मेरे पागलपन में शरीक रहती, बाकी लोग तो ना जमीन बन सके ना आंसू। अब कोई नहीं था जो कहता रात भर न लिखा कर, सो जा कुड़िए, सो जा शगुफ्ता, नहीं तो दौरा पैजू। मेरी डोलियां उठाते उठाते अम्मी खुद चल पड़ी।
तुझे जब भी कोई दुख दे, उस दुख का नाम बेटी रखना। तुझे जब भी कोई दुख दे, उस दुख का नाम बेटी रखना। जब मेरे सफेद बाल तेरे गालों पर आन हंसे रो लेना, मेरे ख्वाब के दुख पे सो लेना। जिन खेतों को अभी उगना है, उन खेतों में मैं देखती हूँ तेरी अंगिया भी। बस पहली बार डरी बेटी, मैं कितनी बार डरी बेटी। मेरा जन्म तू है बेटी, और तेरा जन्म तेरी बेटी। मेरी 6 बहनों और 4 भाइयों की आंखें नफरत से चीख रही थी। तुम्हारी वजह से हमारी माँ मर गई, उसे बस तुम्हारा दुख था। मैं आंगन में आकर बैठ गई। कमरे से आवाजें आती आ रही। शगुफ्ता को पागल खाने में दाखिल करा दिया जाए, जहां से ये कभी ना निकल सके। खानदान को तो इसने अखबारों की सुर्खियां बना रखा है। अम्मी को इसने बहुत दुख दिए, ये कब यहां से जाएगी? मैंने अपनी किताबें उठाई और पड़ोस में रख दी। एक अटैची उठाई, माँ के घर को दिल में रखा और चल पड़ी। जाना कहाँ है? पैरों ने सवाल किया। किसी शायर अदीब के घर? तो कल ये खबर छपेगी कि सारा शगुफ्ता आजकल फला शायर फला अदीब को दाद दे रही है। फिर कहाँ जाऊं? रिश्तेदारों के यहाँ? लेकिन मैं और अम्मी तो अकेले रहते थे, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था। लोगों ने तो मेरे शेर भी दीवारों से खुरच डाले थे कि दीवारों पर भी कोई निशानी ना बचे। लोग अकेली औरत से कितना डरते हैं। इससे पहले कि मैं मिट्टी में रच जाऊं, मेरे साथ इंसाफ करना। मेरे रास्तों की भूल मुझे माफ करना। कि कुएं में डोलती रस्सी जल तो सकती है, प्यास नहीं बुझा सकती। ये कौन सी कड़ियां हैं जो मेरी जंजीरों में सजी हैं? मैं सिर्फ घूंघट भरी या चादर भरी औरत नहीं हूं। कैसी कैसी सोच है मेरे पास। कई दरारें हैं मेरे लहू में। मेरे लिखने के लिए कायनात का कोरा कागज छोटा है, अधूरा है। लोग मेरे नाखून से भी छोटे हैं। मतलब परस्ती और खुदगर्जी के सिवा उनके पास कोई फूल नहीं है। आलिमों ने अपनी फाल निकाली और मेरा नाम सारा से सराय रख दिया। कितनों को मैं ट्राई रूम मालूम हूँ। दुनिया की सारी जमीन में सिर्फ सईद थे जिन्होंने सारा को जाना। सारा को और किसी ने कभी नहीं जाना। उसकी रूह इतनी पाक थी कि एक लहू थूकती औरत के जख्म में सिंदूर भर गया, जिंदगी का सिंदूर। इसलिए जब एक दिन उसने पूछा, ये तुम बार बार खुदकुशी क्यों करती हो, तो मैंने झट से उससे वादा कर लिया, अब जिंदा रहूंगी। मेरे आंगन में जितनी धूप थी उससे मैंने तुम्हारे कपड़े सुखा दिए। मेरा घर पानियों का बना दो कि रवानी मेरी रूह। सईद को किसी जरूरी काम से कोयटा जाना था। मैं भी जिद करके साथ चली गई। सईद को आगे गुलिस्ता जाना था तो मैं वहीं रुक गई कोयटा में। वहाँ मेरा बड़ा बेटा कॉलेज में पढ़ता था। वापसी पर 3 जून की तारीख पक्की थी कराची में मिलने की। मैं 3 की बजाय 4 जून को कराची पहुंची तो लगा कि जितनी शिद्दत से सईद मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उससे कहीं ज्यादा शिद्दत से मौत मुझे पुकार रही है। बार बार एक ही ख्याल है, मुझे सईद से ज्यादा अजीज थी उसकी बीवी, उसके बच्चे, उनका घर। मैंने घर घर इतना खेला था कि मेरे लिए घर एक सुराग बन गया था। सुलगती रेत में दफ्न पानी या पानी की एक झलक बस। लेकिन सईद का घर सुराग वही था, एक सच था।
अफसोस हकीकत है। उसकी बीवी ने इस पानी की खातिर न जाने कितने छाले अपने पैरों में समेटे होंगे, कहीं उसके बच्चे प्यासे न रह जाए। मैं उनकी खुशियां उनके आशियानों से नहीं चुरा सकती थी। मेरे पास कभी घर नहीं था, खाली मैदान था और मैदान में झांझर डालकर कब तक चलती। मेरे पैरों तले की जमीन चुरा ली गई थी और मेरे बदन को भी मेरा वतन करार दे दिया गया था। ये कब तक कबूल करती रहती। इन सालों के दाग धोते धोते मेरे तो हाथ काले पड़ चुके थे। उदासी का एक अथाह समंदर मेरी छोटी सी कश्ती में हरदम सवार रहता। खुदा तो चांद की स्याही से रात लिखता है, लेकिन खुदा के बंदों ने रात की स्याही से मेरे दिल लिख दिए थे। दुनिया की बेजमीरी मेरा बदन चाट चुकी थी। बस एक रूह थी जिसे मैंने मस्जिद की ईद की तरह बचा रखा था। कहते हैं बदन में बहुत दिन कैद रहे तो रूह में जंग लग जाता है। 4 जून 1984 की उस रात मैंने कर बिस्मिल्लाह खोल दी गाड़। जी हाँ, खुदकुशी की थी। 4 नाकाम कोशिशों के बाद 5वीं कामयाब कोशिश। लुत्फ की बात यह है कि जब किसी से वादा नहीं था कि जीऊंगी तो बच गई, और जब किसी से वादा किया कि अब नहीं मरूंगी तो मर गई। मैं क्यों मर गई? सच पूछिए तो मैं मरी तो इसलिए मरी कि जब तक जिंदा रही मैंने सिर्फ और सिर्फ मरने वाले ही काम किए। वैसे जिंदा भी कितने दिन रही। 4 जून 1984 की उस रात जब चीखते इंजन के आगे मेरा जिस्म 3 हिस्सों में कटकर गिरा था और रेल की पटरियों ने मेरे लाल लाल लहू से अपनी दरारें सींची थी, तब मैं 19 साल 7 महीने और 4 दिन की थी। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी तबाही। हाँ साहिब, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी लंबी जिंदगी जी गई कि थक गई। निजात धधकती रेल की पटरियों पर बिखरी गोश्त की बोटियों में नहीं, बल्कि सड़कों पर लहलाते एहतजाज की बंद मुट्ठियों में होती है। काश इसी यकीन ने उस रात मुझसे मुंह न मोड़ा होता। एक रोज मैंने अपने दूध की कसम खाई थी कि मौत के आखिरी दस्तक तक मैं शेर लिखूंगी कि शायद कभी अपने बच्चे को कफन दे सकूं। आज हर बुक शेल्फ पे मैं सजी हूँ और चारों तरफ से आवाजें आती हैं, शायरा शायरा सारा सारा। लेकिन मैं जानती हूँ कि अभी कफन के पैसे पूरे नहीं हुए हैं। मेरे जज्बे अपाहिज कर दिए गए हैं। मैं मुकम्मल गुफ्तगू नहीं कर सकती। मेरे जज्बे अपाहिज कर दिए गए हैं। मैं मुकम्मल गुफ्तगू नहीं कर सकती। मैं मुकम्मल उधार हूँ। मेरे कब्र के चरागों से हाथ कांपने वालों, ठिठुरे वक्त पर एक दिन मैं भी कांपी थी। निष्कर्ष और नतीजों को वक्त की साजिश से अलहदा रखते हुए आज
आगे आने वाली कसम से एक हद तक महफूज रखा जा सकता है। शासकीय महाविद्यालय के हिंदी के प्राध्यापक मयार विद मोटर्स की सक्सेस मनस्वी ने जीवन को फासले से देखा होता तो भाग्य के सितारे को धूमिल होने से बचा दिया। तीनों बेटियों का विवाह संपन्न कर वैधव्य संपन्न कर रही श्रीमती सारस्वती संपन्न घर के बड़े हिस्से में रहते और छोटे हिस्से में ये दो किराएदार, दोनों के आने जाने का समय अलग था, तो विधिवत रूप से एक दूसरे को नहीं जानता। एक बार मैं और मिसेस सारस्वत को किराया देने पहुंचा, तब मनस्वी वहां आसीन थी। आभास न था किराया देने नहीं आया है, दरअसल भाग्य के सितारे को धूमिल करने आया है। अकेलेपन की चुप्पी से चकराई श्रीमती सारस्वत मनुष्य को देखते ही बोलने लगती और तब तक बोलती रहती थी जब तक कि मनुष्य उसके देश से बाहर ना हो जाए। मनस्वी, ये मयार है। इसकी पत्नी नाम्या फूलपुर के केंद्रीय विद्यालय की नौकरी छोड़कर इसके पास नहीं आना चाहती। अरे भाई, नौकरी यहाँ भी मिल जाएगी, पति वहाँ नहीं मिलेगा। खूबसूरत मनस्वी ने देखा खूबसूरत मयार का मुख अरूढ़ हो गया। मयार, ये मनस्वी है, इसे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है, खुद को शादी की पछड़ी में नहीं डालना चाहती। आजकल की लड़कियों को नौकरी इतनी पसंद है कि कहते नहीं बनता। मयार ने देखा मनस्वी का मुख अरूढ़ हो गया। जीवन को ये दोनों फासले से देखते तो इस सूक्ष्म से परिचय में इजाफा न जोड़ते। इजाफा जोड़ते हुए मनस्वी मयार की पाइप की ध्वनि सुन खिड़की का पर्दा सरकाकर झांकती। मनस्वी की एक्टिवा की ध्वनि सुन मयार झांकता। दोनों के आने जाने का समय अलग था, इसलिए झांकना तभी संभव होता जब वे घर पर होते। औपचारिक प्रश्नों से होते हुए घनिष्ठता की जानिब अग्रसर होते हैं। कॉलेज जा रहे हैं? मिसेस सारस्वत का सामान लेके बाजार जा रहा हूँ, आपको कुछ मंगाना है? एक बार बटर लौटकर मेरे साथ चाय पीजिए। मयार अब ठीक नहीं कह सकता, नजदीकी को बनना नहीं जान रहा था इसलिए विरोध नहीं कर रहा था, या जान रहा था इसलिए विरोध नहीं कर रहा था। मनस्वी ठीक नहीं कर सकती थी, अपने जीवन को खेल समझ रही थी या मयार को एक सुविधा के रूप में देख रही थी। श्री गणेश मनस्वी ने किया। आजकल लिविंग रिलेशनशिप का जन्म बढ़ा है मयार। महानगरों आजादी क्या मेट्रो वालों के लिए पंजीकृत है? हम आजादी नहीं ले सकते क्योंकि ये छोटी जगह है। छोटी जगह भी ये कॉन्सेप्ट नहीं आया। आ सकता है यदि कोई चाहे। कहते हुए मनस्वी इस तरह से आजाद होकर हंसी जिस तरह नामिया घर परिवार के दबाव में कभी नहीं हंसती। छोटी जगह है, बदनामी होता है। वो तो हो ही नहीं है। आपको मेरे घर में चाय कॉफी पीते देख मिसेस सारस्वत पटवारी बनी मौका मुआने में लगी रहती है। हम कहीं लेकर मुझे आजादी चाहिए और सुविधा भी। मयार भूलुला के खुले विचार की अच्छी नहीं है, इसके दीदार को व्यग्र रहता है, दीदार ना हो तो दिन अकारत लगते हैं। पारिवारिक जीवन के समानांतर एक बहुत माल मिलने की प्रबल संभावना, लेकिन बोला मैं मैरिड हूँ, 2 छोटे बच्चे हैं। क्या सोचते हैं पत्नी के साथ धोखाधड़ी करेंगे? आप मेरी तरफ से सदगृहस्थ बने रहने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। आपसे रिश्ता नहीं बांध रही हूँ, आजाद रहना चाहती हूँ। आजाद रहने का ख्याल कैसे है? क्योंकि आजाद रहना चाहती हूँ। शादी करके न पति स्वतंत्र रह सकता है न पत्नी। मेरी दीदी कॉलेज में पढ़ाती थी, शादी होते ही 2 बच्चे हो गए। अब त्याग पत्र दे बच्चे पोस रही है। मयार ने मनस्वी को भरपूर देखा, चेहरे में लावण्य, आवाज में माधुर्य। एक तरह की उपलब्ध के अलावा अनुपलब्ध को पाने की प्रवृत्ति उसमें फूट के भरी। कब से लालसा थी कि जीवन में एक प्रेमिका नाम्या परिवार और समाज के द्वारा स्वीकृत होकर जीवन में आई। शुरुआती दिनों में नई जरूर लगी, लेकिन प्रेमिका का लाभ। शादी के बाद लड़कियों का जीवन बहुत अलग सा हो जाता है। इतनी जिम्मेदारी, इतने दबाव आते जाते रहते हैं कि शुरुआत में सहज रहने वाले पति पत्नी बाद में पता नहीं क्या हो जाते हैं। स्वाभाविक अपेक्षाएं फिर स्वार्थ लगने लगती है, इसलिए शादी से तौबा। सहजीवन में न स्वार्थ रहेगा न अपेक्षा। सभी पहलुओं की भली बात सोच लिया। हमारा 2 व्यक्तियों का संबंध होगा। हम एक दूसरे के परिवार को लेकर न सवाल करेंगे और न दखल देंगे। और हाँ, सारे फसाद का जरिए पैसा है।
हम हर खर्च को आधा आधा शेयर करेंगे। डायरेक्ट तुम्हें मुफ्त खिला सकता हूँ। पैसे को लेकर फेयर रहना मैं पसंद करती हूँ। मयार ने माना, बंसी प्रबुद्ध है और प्रगल्भ भी। सारस्वत को एक साथ घर छोड़ने का क्या कारण बताएंगे? कुछ दिन पहले मुझसे कह रही थी मयार शादी हो रहा है, सावधान रहना। कुंवारी कोमल काबिल कन्या कुर्बान हो रही है। मयार पितार्थ को सारस्वत ने मेरी इमेज इतनी बिगाड़ दी, इसके पहले की और बिगाड़े नया ठिकाना ढूंढना होगा। नया ठिकाना, छोटा पर आरामदायक घर, मोहक दिन, मनोरम रात। मयार, तुम्हें मुझ में सबसे अच्छा क्या लगा? तुम्हारी हंसी और तुम्हारी आवाज। तुम्हारी आवाज इतनी मीठी और नर्म है कि गुस्सा करते हुए लगता है एक्टिंग कर रही है। तुम्हारी आवाज नर्म और नेचुरल। मेरे काम में मेरी आवाज का बहुत इस्तेमाल होता है। मीठा बोलकर कस्टमर को ऐसा प्रेरित करना पड़ता है, ऐसा प्रेरित करना पड़ता है कि वो कार खरीदने का इरादा कर ले। मैं यार बोले ना समाने वाले भाव में फूलपुर गया। अम्मा ने ताना इतने दिन बाद फूलपुर की सुनाई, हाँ? उसने हंसकर उन्हें गोद में उठा लिया। पिताजी ने कहा, उसे कौन कौन से जरूरी काम करके वापस लौटना है? इसने हंसकर कहा, सारे जरूरी काम निपटा के ही दम लेगा। नाम्या ने रोज कॉल क्यों नहीं करते? इसने हंसकर कहा, ड्यूटी होकर कॉल क्या करेगा। बच्चों ने कहा, पापा आपकी याद आती है। इसने हंसकर कहा, जल्दी जल्दी आया करेगा। अम्मा की तुम पिताजी, पिता का लहरा और नाम ये सब सार्थक लगा। वो खुश है, उन्हें खुश रहने का हक है। उसने अच्छी जिम्मेदारी के साथ 4 दिन बिताए। लगा भीतर उत्साह हो तो सब कुछ कितना उत्साहवर्धक हो जाता है। 5वें दिन वो लौट। मयार, मैंने तुम्हें बहुत 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 मिस किया। मैंने तुम तो फैमिली के साथ थे। तुम जो नहीं थी। नामिया तो रही होगी। मनुष्य के चेहरे पे ईर्ष्या के भाव थे या नहीं थे, पर मयार लगा है। हम साथ रहते जरूर, पर हमारा बहुत सा समय सोने, नौकरी करने, आने जाने में बीत जाता है। बाकी बचे हुए समय में ही हम साथ रह पाते। ये बचा हुआ समय मेरा और तुम्हारा परिवार के परिवार मैं और ये जो कोमल कुमारी काबिल कन्या भाग्य से मिली है, इसे चक्कर में रखना होगा। फूलपुर से कॉल आता तो गजब की निष्पक्षता दिखाते हुए मोबाइल लेकर छत पर चला जाता। मध्यम स्वर में बात करता, बात कर छत से उतरते हुए चेहरे को इस तरह दुरुस्त कर लेता कि मनसी को आभास न मिले कि किस सदस्य से किस किस्म की बात हुई है। और कितना ही सजग सतर्क रहो, चेहरा प्रसन्न कह देता है। फूलपुर से कॉल आया तो गजब की निष्पक्षता दिखाते हुए उसका बेनूर चेहरा लगता था कि अभी अभी क्रांति से गुजरा है। किसी से वाकिफ हो गया? पिताजी से। उन्हें हमारे बारे में जानकारी हो गई है, फौरन बुलाया। जाओगे? जाना होगा, सदभ्यस्त बनाना होगा, वरना दुर्गति खाने यही पड़ेंगे। यार, तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है, हमें अलग तो नहीं होना पड़ेगा। तुमने कब्जा जमा लिया है, घबराती क्यों? तब भी तुम्हारा फरमाबरदार बना रहूंगा। यार मनसी को आश्वस्त करता, वो जज्बाती हो जाती। स्थिति का विश्लेषण या विवेचन नहीं कर रही थी, सोचने लगी यार आश्वासन दे रहा है और फूलपुर वाले दीक्षित करते रहेंगे तो दुराने में वक्त न लगाएगा। आश्वासन बड़ा बोगस शब्द है, ये शब्द किसी को कहीं नहीं पहुंचाता। ये शब्द न हो तो व्यक्ति अपनी कोशिश, गतिविधि, सक्रियता को बढ़ा सकता है, एक फैसले पे आ सकता है कि आगे क्या करना चाहिए। अलग होना पड़ा तो लौटने के लिए मयार के पास परिवार है, वो सर रहा अकेली, माँ बाप ने घर बदल कर रखा है।
तुम्हारी करतूत सुनकर तुम्हारी बीवी के ससुराल वाले उसे अपमानित कर रहे हैं। तुम्हारी छोटी बहन को भी लोग तुम्हारी तरह आवारा कहने लगे। अपनी काली सूरत मत दिखाना। अलग होना पड़ा तो एक तरह का खालीपन से गुजरना पड़ेगा। मयार के साथ रहने की आदत हो गई है, उसे लगाव हो गया है। सहजीवन सिर्फ एक संबंध है, रिश्ता नहीं। आजाद रहने के ख्याल से इस पद्धति में रहना शुरू किया, लेकिन मयार किसी और का है ये सोचते हुए नाकामयाबी से लग रही है। मयार, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मजाक अच्छा कर लेती। शादी का चेहरा नहीं जाएगा। डराओ मत मयार। शादी करके क्या मिलेगा? सामाजिक हैसियत, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। लेकिन तुम्हें तो शादी कैरियर में बाधा लगती है। शादी की बात भी आजादी रह सकती है। इतना अच्छा मेरा थोड़ा समझ चल रहा है। शादी की बात कर अड़तारत मत करो। नामिया के साथ अटकनट हो गया है। समझाता हूँ। पति पत्नी विपरीत स्वभाव को हो या ना हो, पर एक स्वभाव नहीं और एक स्वभाव के नहीं होते, इसलिए एक दूसरे स्वभाव में विरोधी बातें सोचते रहते हैं। लेकिन वो सब कुछ विरोधी स्वभाव हो जाते हैं, उन्हें एक दूसरे की बात काटने की लत पड़ जाती है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं काटूंगी, हर बात मानकर चलूंगी। अच्छा तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें परिवार पर, तुम्हें मोबाइल पर अपनी प्रकार से बात करते थे, मेरी भी इच्छा होने लगी है कि मेरा भी एक परिवार हो। ये इच्छा सही है या गलत, पर है। मैं शादी नौकरी तो शादी नहीं कर सकता। नामिया को तलाक दे दो। मन इसी तुम फेल नहीं। तुम चीजों को बैलेंस नहीं करना चाहते। मैं पलायन कर जाता हूँ, तुम फेल बात वाजिब से भी दोनों को चाहिए। बिस्तर की अपनी अपनी छोर पर दोनों जाग रहे थे। मयार के आंखों में उद्वेलन है, ग्लानि है, प्रताप है। खुश था कि खुले विचार वाली लड़की के साथ जीवन के रंग और रंगीनियां दिख रहा है। पर अब ये क्रेजी हो जो इसका निहितार्थ जानता तो नजदीकियां ना बुलाता। एक बार भी लगा कि समाज के चेक्स एंड बैलेंस बहुत जरूरी होते हैं। घर में रहना कितना अनुकूल था, तब कितना बेफिक्र होकर कॉलेज जाता था, पढ़ाता था, छुट्टियों में ट्रेन पकड़ के फूल चला आता था। एक उसे नामिया के प्रति करुणा, उसे एक पत्नी नहीं है, सामाजिक पारिवारिक संबंधों की बहुत बड़ी है। इस मायाविनी से बिन छूट जाए तो हलफ उठाता है, एक निष्ठ होकर नामिया के साथ रहेगा। नामिया के साथ सचमुच धोखाधड़ी हुई है और खुद कैसी अजीब जिंदगी जीने लगा है। मनस्वी के साथ रहता तो परिताप खेल लेता है कि नामिया के साथ छल कर रहा है। फूलपुर में होता तो लगता मनस्वी न जाने किस ईर्ष्या द्वेष में अपने रक्त सुखा रही होगी। उद्वेलन, ग्लानि, प्रताप। घर में खामोशी, फिजा में खालिश, नजरिए में खिलाफत। इसी बिंदु से शुरू हुई बात अंततः शादी पे आके के बिंदु। मैं तुम मुझे स्वार्थी कह लो, पर तुमसे इतना जुड़ गई हूँ कि मुझे लगता है कि हम दोनों सहज रूप से साथ नहीं रह सकते हैं यदि शादी कर लो। हम लिविंग में आए, तुमने हमारा मजाक बनाया। अब तूने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। मेरे दफ्तर के लोग लिविंग पार्टनर कहकर अब भी मेरा मजाक बनाते हैं, इसलिए भी शादी करना चाहती हूँ। मेरा भी एक आत्मसम्मान है यार। पहले सोचना था। अब सोचने लगी हूँ। समय और उम्र के हिसाब से हम बहुत अलग सोचने लगते हैं। वो अलग समय और उम्र थी, ये अलग समय और उम्र है। मुझे लगता है कि तुम मुझे मादक या साधन से अधिक नहीं समझना चाहते। यही बात मैं तुम्हारे संबंध में कहना चाहता हूँ, पर अब कुछ कहने का कुछ अर्थ नहीं बचता। हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम सोच सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास परिवार है, मैं नहीं सोच सकती क्योंकि मेरे पास नहीं है। औरतें कहती हैं पुरुष स्वार्थी नहीं। तुम क्या हो? पहले नामिया को मुझसे छीना, अब उसका हक छीना चाहते हो? अरे उसे मेरी पत्नी तो रहने दो। पत्नी है? मर्दों की फितरत होती है, खुद पर आरोप नहीं लगने देते। कह देते मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं दूर से ही प्रणाम कर लेती। खामोशी, हलिश, खिलाफत। मनस्वी उधेड़पुर में, मयार उधेड़पुर में। मयार को मनस्वी योजना बनाती सी जान पड़ती। खाना बना रही है, योजना बना रही है, दफ्तर जा रही है, योजना बना रही है, सेल फोन पे बात कर रही है, योजना बना रही है, सो रही है। योजना बना रही है। मनस्वी सचमुच योजना
योजना बना रही थी। मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम तो खुश हो जाओगे। लोगों को क्या जाओगे? जवाब दे सको इसलिए शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें तो बच्चे करियर में बाधा आते हैं ना। पर अब परिवार बनाने और माँ बनने की चाह को रोक नहीं पा रही। इससे शादी कर लो, परिवार बन जाएगा, माँ बनी रही हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचती। मेरे बारे में सोचती तो फिर इन्होंने की बेवकूफी ना करती। झूठ बोल रही हो। टर्मिनेट करा लो। डॉक्टर के पास गई थी, बोले देर हो गई है, मुझे खतरा हो सकता है। नौकरी करते हुए बच्चा पाल लोगी? केयर टेकर रखूंगी। तो मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगती है। और तुम दगाबाज, तुम पुरुष लोग जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते, जोखिम तो बिल्कुल नहीं। मैंने शादी का कमीशन नहीं किया क्योंकि तुम्हें समाज के नियमावली का पालन करने वाला भी बने रहना था और मंगल भी मनाना था। अब अलग ही करना चाहिए। तुम्हारा बच्चा तुम्हें सौंप कर अलग हो जाऊंगी। तुमको मैं तो शादी नहीं कर सकता। ना मैं तो तलाक दूं। किस स्वेच्छा शादी कर दूंगा? आर्थिक फसलों को आधा आधा बांटने वाली दिलों को बांट देना चाहती है। अब ये सहयोगी नहीं प्रतियोगी हो गया। आपसी सामान्य संचार बनता जा रहा है और प्रोत्साहन पछतावा। मनुष्य अपना प्रभुत्व रखती है और आपका गलत। दोनों एक दूसरे से कतराते हुए घर में रहते। घर ऐसा एहसास है जहाँ से भागना मुक्ति लगता है, तो लौटना मुक्ति। पर घर व्यक्ति को खुद से जोड़ता है और परिवार से भी। नामिया ने मयार की शीतलता भाग कर कहा, थके लगते हो। नामिया, यदि तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी हो तो मनुष्य को इस ब्रह्मांड से गायब कर दो। मैं वफादार होकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं। कॉलेज में अफरा तफरी है। छात्र ऐसे उदंड होते जा रहे हैं, उन्हें संभालने में हम लोग सच में थक जाते हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूट का माहौल अराजक हो गया है। व्यक्ति अपने भीतर बैठे निर्णायक नहीं कर सकता। मयार को लगा कि नामिया उसे अराजक कहती। अकुलाहट किए हुए वो फूलपुर से लौटा। एक दूसरे से कतराते हुए लिविंग पार्टनर। किसी नतीजे पे ना पहुंचने वाली बहस से बहस चीख चिल्लाहट में बदलती है। और चीख चिल्लाहट मल्लयुद्ध। मल्लयुद्ध। बच्चे ने जन्म लिया। मनुष्य, मैं माँ बनने की चाह की तुम करो। मुझे पिता बनने की समझ नहीं है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं करूँ। मैंने इसका नाम मन रखा है। हाँ, ये तुम्हारा मन जीत लेगा। और ले पापा पापा। मनस्य मन को मयार की गोद में डाल देती। मन की मासूम चितवन से मयार में पृथक भाव जागृत होता, पर ख्याल आ जाता। मन सौदेबाजी की तरह योजनाबद्ध तरीके से इस घर में स्थापित किया है। वो मन को बिस्तर पर डाल देता। मनस्वी ने जल्द ही मन की सार संभाल के लिए 30 साल की स्त्री छोटी को नियुक्त किया और दफ्तर जाने लगी। छोटी उनके विवेक को समझ गई। दोनों में वाक्युद्ध होता, तब वो मन को प्राण में डाल के समीप पाक में चली जाती। वाक्युद्ध का आरंभ कहीं से होता, अंत तय अलग हो जाते हैं। मन को निर्णय कैसे शुद्ध कराकर तुम्हें सौंप कर अलग हो जाऊंगा। मयार धमकी को धमकी की तरह नहीं ले रहा। मनुष्य भी धमकी को धमकाने का विरोध नहीं कर रही, लेकिन भाग्य के सितारे गठित को रुक कर 2.5 साल का मन प्ले स्कूल में दाखिले के योग्य हो चुका था। दाखिले की तमाम प्रक्रिया मनस्वी ने अकेले पूरी की, पर मदर फादर दोनों का परिचय होना था। मयार, स्कूल चलना। एडमिशन छोटा सा काम है, अकेले कर। मदर फादर दोनों का परिचय होना है। ये नहीं रिपोर्ट बनवा के नहीं जाना। डीएनए टेस्ट बाद में कराऊंगी, पहले पुलिस के पास जाऊंगी। You deserve this treatment. सुबह सुबह किस्मत अंतिम। दोनों में हाथापाई हो गई। मयार ने मनुष्य को सख्ती से पीट दी। हिंसा बरपा कर वो शयन कक्ष में आ गया और अपने चेहरे को चादर से ढककर बिछावन पर डाल दिया। देर बाद छोटी ने कहा, सर, मैडम बिना खाना खाए चली गई है, आप खा लीजिए। मैं नहीं खाऊंगा। अभी बनाओ, बच्चे का ख्याल रखो। मयार मनो निस्तेज रो उठा और वासवी सिंह के समक्ष आंखों में शीतल जल की चीटें मारने के लिए जा पहुंचा। वासवी सिंह के ऊपर स्थापित दर्पण में खुद को प्रतिष्ठित मत माना था। कॉलेज जाएगा तो चेहरा देखे खुद ही जान लेंगे।
कॉफी पीकर शंकर्ष में लौट आया और पता नहीं सपना दिखता था, टपक रहा था। छोटी निरंतर कह रही, सर पुलिस वाले आए हैं। फिर रिपोर्ट मयार का इंतजाम जानता तो खुद को अदृश्य कर लेता। प्रथम तल के 2 कमरे के छोटे से फ्लैट में अगर कोई बैंकर होता तो भाग जाता, उसे दुर्दांत स्थिति का सामना करना पड़ा। जी प्रोफेसर मयार जी आपको थाने चलना है। जी झूठे वादों में जाल में फंसाकर आप मनस्वी जी का शोषण कर रहे थे। उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है। मनस्वी खुद मेरे संपर्क में आई और फिर कोई इतने वर्षों तक किसी का शोषण कैसे कर सकता है? जो कहना है अदालत में कहिएगा। सर होती तो दुराचार न करते। पुलिस के साथ जाते हुए मयार खुद को निकृष्ट पा रहा था। छोटी सदमा खाई सी, कहीं पूछताछ के लिए पुलिस उसे न पकड़ ले। तो क्या भाग तो बच्चे क्या करते? सांस थाम कर वो मनस्वी की प्रतीक्षा कर मनस्वी ने घर में कदम रखते हुए देखा कि छोटी गमन के लिए उद्यत है। मैडम, कल को पुलिस पकड़ के ले गई, मुझे रोना आ रहा है, घर जाऊंगी। छोटी सुनने के लिए नहीं रुकी। घर वो घर नहीं रह गया था जो अब तक था। पुलिस की आमद होते ही घर अलग किस्म का घर हो जाता है, जिसे मोहल्ले का हर शख्स चिन्हित करता है। वही घर, वही साज सज्जा, लेकिन सब कुछ अनचिन्हा लग रहा है। इस घर के दिन आदमी होते थे, रातें अतरंग, फिर दिन संवाद विहीन हो गए और रातें संबंध विहीन। कोई भावना प्रबलतम हो जाए तो उस भावना से पृथक होकर मनुष्य अपने सोचने की क्षमता खो देता है। मनस्वी की रातें बहुत स्पष्ट कभी थी। वो जो करती उसे तुरंत सोचती या जो सोचती उसे तुरंत कर लेना था। जिसे हर काम किसी भ्रम भूल भुलावे गरी हताशा अपनी बंधन मुक्त रहने की चाह थी, लेकिन बहुत खामोशी से ध्येय, सपने, आकांक्षा, प्रयोजन मयार के आसपास केंद्रित करते गए। यदि ये स्वार्थ था, उस स्वार्थी हो जाना चाहती। यदि ये असामाजिकता है, वो असामाजिक है, यदि ये अन्याय है, तो न्यायपूर्ण कब थी? यदि ये अतिरंजना थी, वो एक्सक्यूज है। ना होती तो छोटे शहर में सजीवन में रहने का दुस्साहस नहीं करता। वो भ्रम में भुलावे भूल। मयार फूल जाता तो उसे पतन का सा बोध होता। मोबाइल पर बात करता तो डाह होती। मयार को अविकल रूप से पाने की, परिवार बनाने की हसरत होती गई। मन को जन्म दिया कि मयार को खुद से जोड़ लेगा। मयार कायर निकला। विपरीत अंजाम को देख उसका सब तरीका नकारात्मक होता गया। मयार प्रतिकार करता, फिर जिद्दी होने लगी, समझाने की कोशिश करता, तो बहसी होने लगी, घृणा करता, हताश होने लगी, दुविधाग्रस्त, विवेकहीन, पूरी तरह भ्रमित। अस्त-व्यस्त घर, अस्त-व्यस्त मनुष्य, लेकिन पूरी चुस्ती से बीत रहा समय, तिथि, दिवस। न्यायाधीश के दरबार में गुहार लगाने का साहस हुआ, न जमानत कराई गई। कोई अनुमान नहीं कि इस बीच मयार की पिता की बात प्रहरी मन को लेकर केंद्रीय कारावास पहुंची। मन को मयार को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। सूचना पर मनस्वी चीख मार कर रोना चाहती थी, न चीख सकी न रो सकी। कभी कभी आवाज बेवफा हो जाती है, आंसू बेईमान। कटरा, सिरहा, उमरी। कटरा से सिरहा आया, अब सिरहा से कटरा लौटने की स्थिति बन रही है। इन 20 वर्षों में उसने गजब के चौंकाने वाले बदलाव देखे हैं। नहीं जानता था सेहत इतनी बदल जाएगी। मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं, अस्थियां कमजोर हो रही हैं, रक्तचाप बढ़ा रहता है, दिमाग की तमाम नसें बाहरी दबावों से तनी रहती हैं। इधर साल 1.5 साल से नर्व पेन की अजीब बीमारी, दाहिनी भुजा में पीछ पीड़ा, जो कि कंधे, गर्दन,
पूजा और हथेलियों में झंझनाहट की रूपें अभी भी बनी हुई है। MRI की रिपोर्ट पर चिकित्सक ने कहा, गले के पास एक सिरा दब रही है। दवा और एक्सरसाइज से ठीक नहीं होती तो गले के पास छोटी सर्जरी करनी होगी। स्थिति नियंत्रण में नहीं रहेगी तो पक्षाघात हो सकता है। रिटायर्ड है, यही तो फुर्सत है जब नाती पोते बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। बच्चे टेंशन रिलीवर होते हैं, यही तो फुर्सत है जब अपनी तरफ से खाना जीना रिलैक्स रहना चाहिए। संबल सदा नीरा के साथ फुर्सत बिताना चाहता था, लेकिन कितना संसद। सर, आप बता देते एक पत्नी होती है, मैं आपको आखिरी सलाम कर लेती। सर, आप कटरा लौट जाएं, मैं उमरी लौट जाऊं। वो दीवानगी का दौर था। अब प्रोफेशनल कोर्स वाला एक निजी महाविद्यालय खुल गया है, तब 2 ही महाविद्यालय थे, शासकीय डिग्री कॉलेज और स्नातक कक्षा वाला अर्थशास्त्र कन्या महाविद्यालय। इस शासकीय डिग्री कॉलेज में संबल वनस्पति शास्त्र का प्राध्यापक। लंबी सुरानी का बहुत सुंदर नीति स्मार्ट प्रभात थी। कुछ मामले चूंकि समझ में नहीं आते हैं, संबल को आभास नहीं था कि सदा नीरा शोध छात्रा से उसकी पत्नी और गो गाइड से उसका पति बनेगा। अपना अपना बायोडाटा बताते हुए वे करीबी बन गए। उसी के साथ जीवन बिगड़ हो गया। गाँव की है, कम पढ़े, उसके साथ जीवन जी नहीं रहा हूँ, बस किसका गुजार। सर, यही मेरे साथ भी है। माता पिता है नहीं, भैया के साथ है। भाभी का कपट व्यवहार मत पूछिए, हंटर वाली है। अब कहीं जॉब मिल जाए तो भाभी का मुंह ना देखो। संबल ने बहुत सोचा, जगत मिथ्या, सदा निराशा। सर, शादी कब कर रहे हैं? इसे वीडियो कहूँ या फिर मैं गंभीर हूँ। मैंने अब तक नहीं पूछा कि तेरे बच्चों के पिता से प्यार करने का ख्याल कैसे आया। प्यार में ख्याल नहीं आता, हो जाता है। कानूनी तौर से अगर मुझे एक से अधिक विवाह करने की छूट मिली तो मुझे कुछ बिगड़ होता, लेकिन बोलती के साथ रह लो, अलग रहूंगी। बाधाएं आएंगी। बाधाग्रस्त जीवन किसी का नहीं होता है, हमारा भी नहीं होगा। ये शादी चुनौतीपूर्ण होगी। प्रेम पूर्ण, जानते हैं सर, शादी में प्रेम क्यों फीका पड़ जाता है? क्योंकि पति बराबरी खत्म कर देते हैं। हम एक दूसरे पर ताज जताए बिना स्वतंत्र रहेंगे। सर, आप देखेंगे जिंदगी कैसी अजीब लगने लगी है। तुम्हारा नजरिया सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन व्यावहार में अच्छा नहीं लगेगा। सर, इतना सच है। सर, आप बता देते हैं, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। क्या करे संबल। व्यक्ति कितना ही कुपदगामी हो, समाज से डरता है। पत्नी कितनी ही नापसंद हो, एकाएक छोड़ने का साहस नहीं कर पाता। व्यक्ति कितना ही गैर जिम्मेदार हो, जिम्मेदारियां याद रखती। घर कितना ही विकसित करे, वहां रहने का अभ्यास होता है। संबल ने बहुत सोचा, जगत मिथ्या और सदा निराशा लगे। आखिर सत्य को अंगीकार करते हुए विवाह गायत्री मंदिर में संपन्न हुआ। तुम भी चली जाओ, तब तक मैं कुछ इंतजार करूं। सर, मैंने शादी छिपाने के लिए नहीं की थी। चर्चा करें। कटरा में रहते हैं? यहाँ से 15 किलोमीटर दूर मेरा गांव है गोलसरी, वहीं प्राइमरी टीचर है, वहीं खेती करते हैं। दादा से अब तक चर्चा क्यों नहीं की? डर लगता है परसेंट कितने कमजोर की कोई बात अच्छा था, लेकिन समझ लो कि तुम्हारे भाभी की तरह पूरे हंटर वाले हैं। उनसे बातचीत कर लो, ये बीच किराया का दुकान जल्दी ढूंढे, मौसला शादी में नहीं रहना चाहती। दद्दा इतवार को कटरा, संबल ने संगम, दद्दा ने गदर मचा दी। संबल, ये कौन बतुरिया है जिसने 3 बच्चों के बाप से शादी कर ली? कीट 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 ता। बच्चे उसे देखकर सम्मोहित हो गए। पापा, पापा, पापा आ गए। बच्चों का स्पर्श तो हमेशा इतना अच्छा लगा, बच्चे किसते हुए भीतर ले गए। क्यों आए? कैसे? जनक को दे देना। मैं अगले साल रिटायर हो रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा लिखा लूंगा, यही रहूंगा। दत्ता ने पूरी निष्ठा दिखाते हुए शपथ ली गुस्से के नाम पर। दुल्हन, तुम हमारा बेटा हो, किसी बात का रंज न करना। संदेश इस साल डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया, दत्ता टीवी में चले गए। संबल को कभी कभी कॉलेज के परिसर में संदेश दिख जाता। संदेश देखते ही विपरीत दिशा में चला जाता। संदेश
आपकी फीस का पैसा मुझसे ले लिया करो, जब कहीं मुझसे मिलने की जरूरत हो एक चंदा। फीस का इंतजाम हो जाता है। संदेश ने जिस तरह से कहा, संबल समझ गया कि वो इस योग्य भी नहीं रह गया कि आर्थिक मदद कर थोड़ा सा पश्चाताप करे। सदा नीरा के साथ ठीक ही चल रहा था, पर कटरा के दबाव उसके जहन में रहते। परिवार की खोज खबर जानने के लिए वो रोहिणी प्रसाद के घर गया। रोहिणी प्रसाद ने पहले संबल की खूब भर्त्सना की, फिर समुचित सूचनाएं दी। कटरा भूल गए संबल? टीचर ने तुम्हें ऐसा मोह लिया? चाचा, दत्ता का गुस्सा तुम जानते ही हो। हाँ, जानता हूँ। इतने बीमार थे, मैंने कहा संबल को बुला लो, जाके डॉक्टर को दिखा दो, पर नहीं माने। अब कैसे हैं? पिछले साल नहीं रहे, खर्चा पानी कैसे चलता है? गोरसरी में दत्ता ने इंतजाम बना रखा है। वहाँ पे एलोवेरा की खेती शुरू की है, जिसे संदेश संभालता है। यहाँ भी एलोवेरा लगाने की योजना बना रहा है। संयम और संज्ञा कैसे है? संयम भोपाल में इंजीनियरिंग कर रहा है। संज्ञा बेचारी टीचर के रहस्य के कारण विवाह में थोड़ी दिक्कत आ रही। अब एक सुलझा हुआ रिश्ता मिला। तुम भले ही अलग रहते हो, पिता हो, शादी में आ जाओगे तो हम लोग उन सवालों से बच जाए जो तुम्हारे ना रहने पर एक बार फिर नए सिरे से उठेंगे। बच्चे मुझे आने देंगे? ठीक कहते हो। दत्ता के ना रहने पे संयम और संदेश खुद को मालिक समझते हैं। समझाऊंगा उन्हें कि द्वार चार कन्यादान जैसे दोपाचार में पिता की जरूरत होती है। अब संज्ञा का विवाह सानंद वातावरण में हो जाए तो खुशी की चिंता है। चाचा, आर्थिक मदद कितना दे? आर्थिक मदद तो शायद नहीं लेंगे। हाँ, अगर तुम्हारी भागीदारी के लिए तैयार होते हैं तो तुम्हें सूचित कर दूंगा। रोहिणी प्रसाद ने संबल की सक्रियता को सदानीरा ने डिफेंस करने की चेष्टा की। सर, मैं आपको पाकर जग खुल गई, पर आप कटरा नहीं खुले। आप पिता है, संयम संदेश से इतना न हुआ कि निमंत्रण तो नहीं आ जाते। आज के दिन तक परिवार की जरूरत है। मैं परिवार ना छोटा तो किसी तैयारी कर लेती। कन्यादान मुझे करना चाहिए। मेरी भावनाओं को समझे सर। जब भी आपको कटरा के ख्याल में डूबा पाती हूँ तो मुझे जेलस होती है। मैं वहां बसने नहीं जा रहा हूँ। विवाह स्थल घर ना छोड़ता तो इस पारिवारिक समागम का सुधार हो। सुधार को क्या बस लेकर अतिथि के तौर पर यह जरूरत भी यहाँ मौजूद है कि परिवार को सवाल इसका अपने स्वरूप को कितना कुछ बना। ऐसा अधिकार विहीन हो गया है कि भावुकता में विदा होती संज्ञा के पीठ पर हाथ फेरते हुए भी उसके हाथ झिझक रहे थे। संयम और संदेश ने खुशी के जोर देने पर संबल को शादी में आने की छूट दे दी थी, पर संज्ञा की भावुकता उन्हें बेवकूफी लगी। उसने संज्ञा की अपनी ओर खींच लिया। यह संकेत था। ओए, शादी हो गई है, सड़क लो। निराल लौटा संबल बच्ची सजान पड़ता। कहा था न जाए। जानती हूँ कि कटरा की परेशानियां आप अपने दिमाग में रखते हो। फिर से कहूंगी, छूट गए बंधनों को फिर से बांधने की कोशिश करेंगे तो खुलकर जी नहीं पाएंगे। मुझे कटरा के नाम से ही जलस होती है। कटरा के नाम से क्या करने वाली उसे कटरा जाने की बाध्यता थी। ठीक वक्त पे कार में सदानीरा के साथ बाहर निकलता था। उसे गर्ल्स कॉलेज छोड़ते हुए डिग्री कॉलेज जाता था। अब कार और समय दोनों सदानीरा के कब्जे में। सदानीरा, तुम कॉलेज से जल्दी आएगा। घर में अकेले रहने से खटपटा लगता है। तो कुछ करते क्यों नहीं? पुरुषों को शहंशाह के तरीके से न रखे, घर में थोड़ा चलते फिरते रहना चाहिए, वरना पेट निकल आता है। आपका निकल आया है। मेरी कॉलेज की मैडम पूछती है आपसे कितने बड़े हैं, जरा फिटफट रहा करें। नुस्खा बता दो। घरेलू काम करें। मेरे आने तक चाय बना के हॉट पॉट में रखते हैं। चाय के साथ टोस्ट मिल जाए तो कॉलेज के ठिकान का। संबल ने अमल किया। सेवा निमित्त और संताप, व्याधि और विषाद, खाली घर और लंबी फुर्सत। संबल सदानीरा
नीरा, हमने बहुत घर कमा लिया है। ऐच्छिक अवकाश में लोग घर में अकेले रहने से घबराहट होती है। सर, बुढ़ापे के लक्षण सभी को सहने पड़ते हैं। मेरी ऐसी उम्र नहीं है, फिर भी बैक पेन होने लगा है। सर, आप जानते हैं मुझे कॉलेज से फुर्सत नहीं मिलती। किताबें पढ़े, अखबार पढ़े, टीवी देखे और जिस तरह से समय बिताना आपको सीखना होगा। क्या करे संपत, समय है कि बीतता नहीं। टीवी में चित नहीं ठहरता, अखबार आधे घंटे में पढ़ डालता। आज का अखबार पढ़ते हुए वो चौंक गया। धृत कुमारी की लहलाती उपज के साथ तुलसी और संदेश के छायाचित्र छपे थे। संबल ने बार बार चित्रों को देखा। खुशी सलीके वाली लग रही थी। संबल के चेहरे पर तेज था। संदेश ने आज तक की समृद्धि में पहुंचने में कितना वक्त लगाया होगा। अखबार पढ़ते हुए संबल भावुक हो गया। उसे कटरा याद आया, तुलसी याद आया, बच्चे याद आए, रहा नहीं गया। कार सदा नीरा लेकर गई थी। संबल ई रिक्शे से भरी दोपहरी कटरा पहुंचा। घर के सामने ठिठका खड़ा रहा। अब फैन से हटाकर ऊंची मजबूत चौहद्दी बनवा दी गई थी। गौरी प्रसाद के जिस 2 एकड़ खेत को दत्ता ने आरस के साथ देखा था, वो कितने व्यवहार से कर गया। इतना कैसे संभव हो? आर्थिक स्रोत क्या है? क्या दत्ता ने गोल्ड के कुछ खेत बेचे? बहुत से प्रश्न उसके मन में थे, जिनके उत्तर वो जानना चाहता था, पर भीतर जाने का साहस न कर सका। यहाँ एक मौलिक जिंदगी है जो उसके पश्चात से खंडित हो जाए। असमंजस में काफी देर यहाँ खड़ा रहा, फिर सिरहा के बंद घर को खोलते हुए लगा कि अपना वजूद कटरा छोड़ आया है। बढ़ती उम्र, व्याध, सदा नीरा का असहयोग, सब चक्रव्यूह सा बना रहे थे। सर, 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 शाम हो रही है, लेटे हैं? आपने अब तक चाय नहीं बनाई? बीपी बढ़ा हुआ कितना है? नहीं आता। नहीं नापा। डीपी मीटर आपके पास मेज पर पड़ा है। नापने से क्या होगा? समझ में नहीं आता समय कैसे गुजारे। चाय बना लो, फिर बताती हूँ कैसे गुजारूं। मैं ही जानता था समय गुजारने का इतना बिना रखने का बताया। सर, मुझे कॉलेज से फुर्सत नहीं मिलती, तो मैं भी थक जाती हूँ। मुझे भी पूरा नींद और आराम चाहिए। आप कटरा लौट जाइए, आपको सेवा की जरूरत है। मतलब आपकी उम्र हो गई है, मेरी हो रही है। मुझे आपकी ही नहीं, अपनी भी चिंता होने लगी है। अचानक कुछ नहीं होता है सर। बहुत दिनों से सोच रही थी, पर संकोच के मारे कह नहीं पा रही थी। अकेली रहना थी? उम्र चले जाऊंगी, आज से अपने साथ रहने को कह रहा है। ऐसे करिए जैसे आशा सवारी लेके आता ही होगा। बात हो गई तभी आपसे कह रही हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, एक दिन मैं भी आपकी तरह हो जाऊंगी। डर लगता है, कौन सहारा देगा? ये कहो मैं बीमार और बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझसे फिर छुड़ा जाती है। शादी से फिर छुड़ाना चाहती हूँ, क्योंकि शादी में मेरी आस्था नहीं रह गई है। ये बहुत जटिल रिश्ता है। गोरी कटरा में मालिक बन के रहता था, यहाँ तुम्हारा मित्र नहीं माँ बन के रहता। पहले ही कहा था बिना शादी के साथ रहेंगे, तो भी दीवानी हो रही थी। मुझे लगता है कि आपकी बात मानकर इस अध्याय को अधूरा छोड़ना देना चाहिए। तब मैं उस साक्षात्कार से निकलना चाहती थी, अब भाभी नहीं है। आशा ने उन्हें समझा दिया है कि माँ बुआ के साथ गलत व्यवहार करती थी। बुआ का भी इस घर में हक है। बेवकूफ, आशा एमआर बना भागता पीता जरूर है, पर थाक कमाता है। वो तुम्हारी वेतन हड़पना चाहता है। वेतन तो अर्थी के लेके नहीं जाऊंगी। आप ही कहते थे सकारात्मक सोचो। गलत ट्रैक पर चलकर हम भले ही खुद को सिकंदर समझे, पर ग्लानि होती है। आपका घर उजाड़ने की ग्लानि होती है। आप कटरा जाकर रहें, कटरा आपका घर, मालिक बनकर रहें। संयम और संदेश मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समय के साथ इंटेंसिटी कम हो जाती है। भैया कहते थे मेरा मुंह नहीं देखेंगे, उनके रिश्ते माफ कर देते हैं। कटरा आपका घर है, आप घर पहुंच जाएं तो मेरा प्रायश्चित हो जाएगा। कॉलेज वालों को क्या जवाब दो? जमाने बदल गए हैं, परंपरा तोड़ने वाले अब स्मार्ट माने जाते हैं। दूसरे के मामले में न लोगों के पास वक्त है, न ऐसी उनकी मानसिकता। मेरे लिए छोटा सा बदलाव होगा, और जब आप मुझसे मिलना चाहें तो उम्र आ सकते हैं। तुम्हारी दृष्टि तोड़ने और छोड़ने, पहले मेरा घर तोड़ा, अब मुझे छोड़ जा रही है। आपकी वृत्ति भी यही। जिस प्रेम के लिए भरा पूरा परिवार छोड़ा, प्रेम कितना भंगुर है।
तुम बूढ़े बीमार मेरे लायक नहीं रहे। अब मुझे ऐसा सेवक चाहिए जो चरण दबाए। जी मैं आया और मार्च से 5 के चाय इसके चेहरे में देख के क्या इसे कोई ऐसा शब्द जरूर दे कि इसे अपने गद्दारी का स्मरण रहे। उच्चाटन इनमें विचार घेरते, रात पे दुसाप, दिन उगते थे, रातें भय। तो अपने आप को किसी मकबरे में दफन पाता, किसी किले में कैद पाता, किसी भंडार में प्रेतात्मा की तरह भटकता पाता, किसी महल में साजिश का शिकार हुआ देखता। संबल घबरा जाता है, नींद खुल जाती है, देह से रक्तचाप बढ़ा हुआ। निहत्था निर्विकल्प संभव देख रहा है, सदा नीरा कपड़े वगैरह समेट नहीं, संभव है कोई पर्ची छोड़। सब मकान का किराया वक्त पर देना, नहीं तो मकान मालिक भगा देगा। बिजली का बिल वक्त पर जमा करना, वरना बिजली कट जाएगी। कार का लोन आपने लिया है, आप रखो। टाटा, बाय बाय। इस फरेबी को ना याद करेगा ना फरियाद करेगा। हाँ, इसके पहले का घर छोड़ने का मुसाफ कर ले तो बहुत बड़ी पीछे नहीं होगी, लेकिन सदा नीरा को पटरी लेने की मामूली संतोष होगा। संभल जब कटरा पहुंचा तो सूर्यास्त हो रहा था। धृत कुमारी से लहराती फसल में 2 बागवान काम कर रहे थे। एक संभल के करीब पहुंचा। संभल ने सूखी जुबान से कहा, जी उनकी माता जी मिलना है। आइए। संभल बागवान के पीछे चला, डोरबेल की बात आवाज पे मुंशी बाहरी बरामदे में आया। उसका चेहरा संघर्षशील लग रहा था। इन वर्षों में लोगों ने उससे कितने सवाल पूछे होंगे, उसने क्या जवाब दिए होंगे। उसी परमहंस जैसे भाव से संभल को देख रही, व्यथा और विषाद मनाकर वो उस स्थिति में आ गई थी जब कोई अतिरेक प्रभाव नहीं डालता। संभल सिरहा छोड़कर जब कटरा जा रहा था तब भी उसी ने पहल की। आज भी पहल उसी ने। कैसे हैं? मुझे कैसे आना हुआ? वापस आना चाहता हूँ। नहीं पूछेंगी कि वापस क्यों आना चाहते हैं, पर संदेश से पूछना होगा। इधर आइए, एक पानी लाती हूँ। पानी लेकर तुलसी के साथ संदेश भी था। अम्मा, हर किसी को यूं न बैठा लिया करो, जमाना बहुत खराब है। बेटा, मैं बुरा हूँ, मेरी ड्यूटी बहुत कम है। मैं अपना सारा धन तुम्हारे एलोवेरा के व्यवसाय में लगा दूँ। कभी हमें पैसे की जरूरत थी, अब हमारे पास पर्याप्त पैसा है। ये जमीन और मकान मेरा, लेकिन हक नहीं, बस मुआवजे के तौर पे थोड़ी जगह चाहिए। ये दद्दा की संपत्ति है जिसे वे अम्मा के नाम कर गए हैं। आपका यहाँ कुछ भी नहीं, किस बात का मुआवजा है? अम्मा, चाहे तो इन्हें रख लो, घर तुम्हारे नाम से है। लेकिन लोग दगाबाजी से डरे, इसलिए सजा का नियम परिवार में ही नहीं, समाज और घर में भी होना चाहिए। मैं अपनी तकलीफें नहीं भूल सकता, पर तुम जैसे रहमदिल लोग माफी दे देते हैं, इसलिए समाज में जुर्म बढ़ता जा रहा है। संदेश भीतर के कमरे में चला। संबल तुलसी जमीन को देखती, कटरा छोड़ने के दिन भी ऐसे ही जमीन को देख रही, निर्णय ना लेती। निर्णय किसी ने लेने नहीं दिया, बलका दत्ता के हाथ में थी और अब संदेश के हाथ में।
अंतिम फैसला तुम्हें करना है। ठीक कहते हैं, कुटुंब आपका है। मैं संयम, संज्ञा, संदेश एक एक करके इस कुटुंब में आए। आप कुटुंब से अलग हो गए। मैं इस घर में पत्नी बनकर कम रही, मां बनकर रहने का अच्छा अभ्यास है। इसलिए पूरे मन से कहती हूँ, मैं अपने बच्चों के अलावा कुछ नहीं सोच पाती। सोचता था बात होगी, बहस होगी, फिर इस घर के अंतर